जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके 62 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 8 फरवरी 2021 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भी आज की क्लास का। अब इसमें आपको दे रखा है भी एक सम अष्टभुज है और जिसका प्रत्येक बहिष्कोण के माप बताना आपको कितना होगा। तो प्रत्येक बहिष्कोण का माप है वो समान रहता है। भी बहिष्कोण यानी बाहरी कोण। अब इसमें एक फॉर्मूला ये होता है भी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर होता है आपका 360 अपॉन में बहिष्कोण। अपॉन में क्या आता है, बहिष्कोण होता है। अब आपको बहिष्कोण ज्ञात करना है। भुजा आपको पता है भी सम अष्ट यानी अष्टभुज यानी 8 भुजाएं हैं, तो बहिष्कोण को बराबर से दूसरी साइड में ले और जो भुजा है उसको बराबर से दूसरी साइड में ले जाओ। तो ये बहिष्कोण यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में भुजा आ जाएगा। और भुजा आपको पता है कितनी है, 8 है। तो 360 के अंदर है वो 8 का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 चौका 32, बच गया कितना 4 40 और 8 5 40 यानी 45 डिग्री का आ जाएगा बहिष्कोण। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वर्दी ज्ञात करनी है। अब 20% की बढ़ोतरी हुई तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बी एकम बी 500 यानी 1/5। 30% की बढ़ोतरी हुई, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/10 आ जाएगा। अब इसको पहले कितना था, अभी 5 था और 1 की बढ़ोतरी होगी तो यानी 6 हो गया। और अब उसमें क्या है, पहले 10 था और 3 की वर्दी होगी तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई करवाओगे इसका, 10 5 50 और 13 5 65, यानी टोटल पहले कितना था, 50 था और उसके बाद में उसकी आय में वर्दी होकर के कितनी होगी, 65 होगी। तो कहने का मतलब 15 की वर्दी होगी, कितने के ऊपर हुई है, तो 50 के ऊपर हुई है इंटू 100। तो यहाँ पे टोटल वर्दी यानी 50 10 60 और 15, तो ये हो जाएगा आपके पास में, यानी 15 की वर्दी होगी। कुल कितने प्रतिशत की वर्दी हुई ये आपको बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती ये किया, अभी 13 छिके 78 होते हैं, 13 छिके 78 होता है। तो ये देखो भी 50 से 78 हो गया, 50 से 78 हो गया तो कितने की वर्दी होगी भी, 50 और 20 और 70, 70 और 8 28 यानी 28 की वर्दी होगी। 28 की वर्दी होगी तो 50 से कम 50 और 50 2 100, 28 2 56, तो 56% की वर्दी होगी। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी विद्यार्थी लड़के और तैराक। विद्यार्थी लड़के और तैराक, तो ये हो जाए कुछ जो विद्यार्थी है वो लड़के हैं और कुछ जो विद्यार्थी है वो तैराक भी है और कुछ तैराक विद्यार्थी और लड़के दोनों भी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बनेगा जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी लेखक का जो रिलेशन है वो कलम के साथ में है, यानी लेखक का रिलेशन कलम के साथ में है। तो यहाँ पे दर्जी पोशाक के साथ में नहीं होगा, दर्जी का सुई के साथ में हो जाएगा रिलेशन, और तैराक का तैरने के साथ में रिलेशन नहीं होगा भी। यानी लेखक है वो काम करता है कलम से, उसी प्रकार से दर्जी है वो सुई से काम करता है। तैराक है वो तैरने से काम थोड़ी ना करता है, पानी के साथ पानी पे काम करता है एक प्रकार से। और उसके बाद में यहाँ पे नर्तक ये हो जाएगा कार्यक्रम, और बावर्ची हो जाएगा। भाई बावर्ची है वो कुहाड़ी के साथ में कार्य करता है। तो ये इसका एक प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना भी क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले 2 से 5 हुआ, 2 से 5 हुआ, 2 से 7 हुआ तो 5 की वृद्धि होगी, और फिर 7 से 22 हो गया तो ये 15 की वृद्धि होगी, 15 और 7 22, और फिर ये आपका हो जाएगा 22 से 67 हो गया, 22 से 67 हो गया तो ये कितने की वृद्धि होगी, ये यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 2 गया 45 की। कहने का मतलब ये है अभी 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, अभी 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, 3 5 15, 15 3 45 और 45 3 कितने होते हैं, 5 3 15 और 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, यानी 135 की वृद्धि होगी। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 135 आ जाएगा, और जो कि 67 में ऐड करोगे 6 और 5 12 1 और 6 3 9 और 1 10, और ये आ जाएगा 202। कितना आ जाएगा भी 202। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। तो एकला चलो रे गीत है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएंगे, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बताना भी ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसे ओडीएन बोलते हैं क्या है। तो ये हो जाएगा फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक विस्तृत किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपको दे रखा है 13 और 11 के अनुपात में। तो इसका परिमाप आपको बताना है। भी अपन ने मान लिया भी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमने मान लिया 13 और 11 ही है, 13 और यानी 13x और 11x मान लिया हमने। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा था, आपको पता है भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमने भी इसका लंबाई गुणा चौड़ाई करा दिया, तो ये 13x इंटू और 11x बराबर में इसका क्षेत्रफल रख दो भी 1287। अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई करवाओगे 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 एकम 11 और 3 कितने हो जाएंगे भी, तो ये हो जाएगा 143। तो 11 और 3 43 यानी 143x हो गया, x की स्क्वायर बराबर में 1287 आ गया। अब 143 यानी x की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 143 का इसके अंदर भाग लगा दो भी, 1287 के अंदर है वो आप 143 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। इसके अंदर है वो हो जाएगा आपके पास में 1287 भाग के अंदर आ जाएगा 143, तो ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा भी x की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से अपन क्या है उनकी भुजाएं निकाल लेंगे भी, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो x का मान 3 आ गया, तो 13 3 39, उसकी लंबाई 39 आ गई, 11 3 33, उसकी चौड़ाई है वो 33 आ गई। अब इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप आपको पता है भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है भी। तो 33 और 39 कितने हो जाएंगे भी, तो 33 और 39 यानी 33 और 33 66, 66 और 6 कितने हो जाएंगे भी, तो 66 और 6 है वो आपके पास में हो जाएगा 72, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई का योग 72 आ गया। और 72 दुए कितने होते हैं भी, 2 दुआ 4 और 7 दुए 14 यानी 144 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अपने पास में इन सभी को मिलाएंगे ना तो एक आयत या फिर वर्ग बन रहा है। जिस प्रकार से ये देखिएगा यहाँ से ये एक आयत या फिर एक वर्ग बन गया। इसी प्रकार से इन सभी को मिलाएंगे, इनके किनारों पे चलेंगे तो ये भी एक आयत या फिर एक वर्ग बन रहा है, और इनके यहाँ पे किनारों पे चलेंगे तो ये भी एक आयत या फिर वर्ग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो भी आकृति नंबर 3 के अंदर है वो यहाँ पे ये एक आयत या वर्ग नहीं बन रहा भी। इस प्रकार से ये मिलेगा इस प्रकार से, तो ये आयत या वर्ग नहीं मिल रहा। ठीक है, बाकी सारे के सारे है वो कोनों के ऊपर है भी, सभी कोने वाले है ना वो मिला रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पे कोना है, यहाँ पे कोने के ऊपर है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे और सभी कोने वाले हैं उनको मिला रहे हैं। तो क्या है एक आयत या फिर वर्ग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कोने वाले को मिलाएंगे तो ये आयत या वर्ग नहीं बन रहा, तो इसका 3 नंबर आकृति है वो इसमें अलग हो जाएगी भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं। अगला देखो भी फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो कथन आपको दे रखा है, और कथन ये है भी इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। ठीक है, इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है, और इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे निष्कर्ष कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाल, संस्कृत और तमिल भाषा के अलावा कुछ अन्य भाषाएं पढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। भी इसने क्या बोला भी इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाल, तमिल और संस्कृत है, कुछ भाषाएं ये है, और यहाँ पे यही इसने इसमें बोला है, तो बिल्कुल सही है। और इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, तमिल है वो सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। तो 3 नंबर में देखो भी इस विद्यालय में सभी भाषाएं है वो सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, तो तमिल भी सुयोग्य शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है, ये भी सही है। और इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फिर फ्रेंच पढ़ाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न ही फ्रेंच पढ़ाई जाती। तो आपका यहाँ पे ओनली फॉर पहला और दूसरा सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 24 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिंगाल करके 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है भी बड़े घन यानी यहाँ पे घनाभ है, तो घनाभ का आयतन के अंदर है वो आपको घन के आयतन का भाग लगाना है। भाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी आपके सामने, यहाँ पे संख्या आ जाएगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, तो 24 × 16 × 16। और यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, तो 8 × 8 × 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 24, 8 एकम 8 8 2 16, 8 एकम 8 8 2 16, 3 2 6 और 6 2 12, तो टोटल कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी सुल्तान अजलन शाह है, 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी किसी धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया गया, यदि पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपए है, तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। अब आपको पता है भी पहले साल में 500 रुपए आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, और दूसरे साल के अंदर है वो आपको क्या है 550 रुपए प्राप्त हुए, तो इसका मतलब क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब ये जो 50 रुपए आया आपके पास में, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, यानी इस 500 के ऊपर है वो 50 रुपए बने हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं भी 50 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, 50 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 से कम 5 और 5 × 50, तो 10% आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है, तो वो चंपारण सत्याग्रह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अक्षर समूह में से तीसरे के एक समान है और एक असंगत है, असंगत अक्षर का चयन करना है यहाँ पे। तो जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, वी आता है 22 पे, ओ आता है 15 पे। इसी प्रकार से एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें भी एन का उल्टा होता है एम और पी का उल्टा होता है के, इसी प्रकार से एफ का उल्टा होता है यू और आई का उल्टा होता है आर, और बी का उल्टा होता है बी का उल्टा होता है वाई और डी का डब्ल्यू उल्टा होता है। लेकिन जी का उल्टा होता है ना वो जी टी रोड यानी टी होता है, और आई का उल्टा है वो आर होता है। तो इस प्रकार से इसमें है वो ये गलत हो जाएगा भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया और उसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है।
इसमें पहले आपको क्या है, इसमें पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले आप सीपी ज्ञात कर लोगे, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लो। 15% का लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15/100 आ गया। अब 5 से काट दो, 5 से 15 और 5 तो 3/20 हो गया। कहने का मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए का लाभ 23 में बेचेगा। लेकिन वो बोल रहा है 230 में बेच रहा है, हमारे अनुसार 23 रुपए में बेच रहा है वो। तो 23 रुपए बराबर क्या हो गया, 230 हो गया। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक का मान 10 आ गया, आपको चाहिए 20 का मान, 20 का चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 200 रुपए इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। बेच रहा है कितने में, 210 में, यानी 200 रुपए क्रय मूल्य है, 210 में बेच रहा है। तो इसका मतलब 10 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे, 200 रुपए के ऊपर इंटू 100। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 5 10। तो ये हो जाएगा 5% का लाभ आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे और ये सारे के सारे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास को पीडीएफ और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइएगा। अब इसमें देखो भी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 से 8 हो गया यानी 5 बढ़ा दिया। उसके बाद में 8 से 18 हो गया यानी 10 बढ़ा दिया। और उसके बाद में यहाँ पे 15 बढ़ा दिया, फिर 20 बढ़ा दिया, फिर 25 बढ़ाएगा। तो 5 और 3 8 और 5 से 2 7 यानी 78 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, यानी जो आरबीआई है वो निजी बैंक है क्या, आरबीआई है वो प्राइवेट बैंक है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये सही नहीं है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। मोबाइल एटीएम सबसे पहले है वो आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया था, बिल्कुल सही बात है। और इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, यह भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। तो ये जामनगर हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, जामनगर। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो नरोरा नाभिकीय रिएक्टर, नरोरा नाभिकीय रिएक्टर है वो राजस्थान के अंदर है, ये सही सुमेलित नहीं है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर है ये महाराष्ट्र के अंदर है। और केंगा परमाणु शक्ति संयंत्र है ये कर्नाटक के अंदर है। और कुंडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र है ये तमिलनाडु के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात आती है नरोरा नाभिकीय रिएक्टर है वो है कहां पे। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की डिबोई तहसील में स्थित है और ये गंगा नदी के किनारे है अभी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बताना भी 3 5 0 और 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है भी। तो सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, तो इसमें 3 5 यानी इन्हीं 4 अंकों का यूज करना आपको। अगर आप ये बना दोगे भी 0 3 फिर 5 और फिर 6 ये बना दोगे तो ये क्या है, सरासर गलत बात है। क्योंकि यहाँ पे 0 कोई महत्व नहीं रखता है, इसमें 0 कोई महत्व नहीं रखता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं 356। तो इसमें क्या है, ओनली फॉर 3 ही अंकों का यूज हुआ, तो ये गलत है। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 यानी 30 और 56 बन जाएगा। 30 और 56 बन जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों के अंदर देख लो भी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वही आपका राइट आंसर होगा। 30 56 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से समान है और 1 असंगत है। हल हो गया
करगा हो गया और सीड ड्रिल हो गया और ट्रैक्टर हो गया, ये किसान के भी, यानी सीड ड्रिल है, हल है और ट्रैक्टर है, ये किसान के औजार है। ट्रैक्टर है, ये भी किसान का औजार है एक प्रकार से, ठीक है। और सीड ड्रिल यानी बिजाई मशीन को बोलते हैं सीड ड्रिल, और हल है, ये भी किसान का औजार है। करगा होता है ना, करगा, ये उद्योगों के अंदर कार्य करता है, ये उद्योगों के अंदर काम में लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया किया जाता है। तो वो आपका राइट आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन आपको दे रखा है, यदि कल तक कोई कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। मासिक परियोजना है वो संकट में पड़ जाएगी। अब कार्यवाही क्या किया जाना चाहिए? कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा दी जानी चाहिए, इस पे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ये कार्य किया जाना चाहिए। और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कार्य रिपोर्ट की प्रस्तुत तारीख है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले क्या कार्य किया जाना चाहिए भी, उनको क्या है अपना तेजी से कार्य किया करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए भी आप रिपोर्ट कार्य है वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं, विलंब क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। तो सेकंड और थर्ड है वो बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन। ये टिग्नोमेट्री का है, कॉस 37 डिग्री सेक 143 डिग्री प्लस में साइन 34 डिग्री कॉसेक 146 डिग्री। अब दोनों का योग 180 बैठ रहा है यहाँ से, तो मैं सेक और कोसेक को चेंज कर लेता हूँ। कॉस का कॉस लिखते हैं, जैसे आपको दे रखा है कॉस 37 डिग्री, ठीक है। सेक 143 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास में रिजल्ट आएगा, ये बनेगा सेक 180 डिग्री माइनस में 37 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, 180 में से 37 घटाएंगे तो 143 आएगा। और आपको पता है कि 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपको पता है कि सेकंड चतुर्थांश के अंदर आएगा। सेकंड चतुर्थांश में सेक का मान नेगेटिव होता है, प्लस में ये है साइन 34 डिग्री और कोसेक 146 को क्या लिख सकता हूं, कोसेक 180 माइनस में 34 डिग्री, 146 आएगा, तो ये बनेगा कॉस 37 डिग्री। अब ये सेक 180 माइनस में 180 है तो सेक का सेक रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज होता है π/2 पे और 3π/2 पे चेंज होता है, तो सेक का सेक रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और 37 का 37 हो जाएगा। प्लस ये क्या बनेगा, साइन 34 डिग्री, यहाँ पे 34 है, 1 मिनट, 34 डिग्री है। कोसेक है ये, ठीक है, कोसेक कंप्लीट है। कोसेक 180 माइनस में 34 क्या बनेगा, कोसेक 34 डिग्री बनेगा। और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो धनात्मक रहेगा। अब साइन गुणा कॉस, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कट के 1 आएगा, प्लस माइनस ये रिजल्ट फिर कट जाएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास में फाइनल 0। तो 2 नंबर ऑप्शन आपके पास में राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह व्रत संहिता को किस द्वारा लिखा गया था?
तो ये वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था। व्रत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह है वो हुगली नदी के ऊपर है। भी हुगली नदी के ऊपर है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र नदी बंदरगाह है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी एकमात्र नदी द्वारा निर्मित बंदरगाह कौन सा है? तो वो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत उम्र है वो 42 वर्ष है। और अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत उम्र है वो 39 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखो भी 10 वर्ष पहले उनकी औसत थी 42, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल 2 से गुणा करना पड़ेगा। भी ये पति और पत्नी की औसत आयु है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुल है वो 2 दूआ 4 और 4 दूए 8 यानी 84 हो गया। अब ये कुल कब का आया है? ये 10 वर्ष पहले का आया है। अब इसको आप क्या करोगे? 10 वर्ष पहले का आया है तो इसको वर्तमान बना लो। वर्तमान बनाओगे तो 10 वर्ष पति की जुड़ेगा और 10 वर्ष ही पत्नी की जुड़ेगी, तो टोटल है वो 20 वर्ष जोड़ दो तो ये वर्तमान आ जाएगा। वर्तमान में उनका दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 104 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों का औसत कितना है वर्तमान के अंदर? तो तीनों का वर्तमान में 39 वर्ष है। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा? तो कुल 3 से गुणा कर दो। 3 निम 27, 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 और 2 11 यानी 117 हो जाएगा। अब देखो ये आपका वर्तमान का है और ये है वो उनका, यानी ये तीनों का वर्तमान का है और ये उन दोनों का वर्तमान का है। तो यहां से आप 104 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और ये 13 क्या आया है? ये उस पुत्र की वर्तमान उम्र आई है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी यहाँ पे, अब इसमें आपको बताना है भी न्यायाधीश फैसला करता है तो कोच क्या करेगा? भाई न्यायाधीश है वो एक अपना जो डिसीजन है वो फैसले के रूप में सुनाता है, तो कोच है ना, कोच वो प्रशिक्षण देगा। फिर कोच क्या करेगा? प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। यानी न्यायाधीश का कार्य है फैसला सुनाना, तो इसी प्रकार से कोच का जो कार्य है वो है ट्रेनिंग देना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी 2 संख्याओं का अनुपात है वो 13:14 हो जाए। अब मैं मानता हूं भी 7 प्लस में x कर दूं और यहां पे 9 प्लस में x कर दूं, यानी मैंने x जोड़ दिया दोनों में, 7 में भी मैंने x जोड़ दिया और 9 के अंदर भी x जोड़ दिया और ये बराबर कितना हो गया? 13:14 हो गया। 13:14 हो गया। अब इसका क्या कर लो? आप वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 14 7 98 प्लस में 14x और बराबर में ये आपके पास में क्या हो जाएगा? 13 × 117 और प्लस में 13x। अब यहां से इस 13x को इधर लेके जाओगे तो x बचेगा और ये इस 98 को इधर लेके आओगे तो ये आपके पास में 117 में से 98 जाएगा तो 19 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। और यही आपको बताना था भी कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो 19 जोड़ा जाना चाहिए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे यहां पे बताना आपको क्या आएगा। तो अब इसके अंदर है वो अपन बात करें, ये यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। तो अब देखो भी यहाँ पे अगर अपन बात करें भी 12 और 3 आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ो 12 और 3 15, तो ये 15 बन रहे हैं भी, 1 और 5 15 बन रहे हैं। इसी प्रकार से 9 और 12 जोड़ दो, 9 और 12 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 और 12 21 और ये ऊपर है वो 21 बन रहा है। इसी प्रकार से 8 और 14 कितने हो जाएंगे? 22। तो ऊपर है वो यहाँ पे 22 बनाने के लिए आपको 2 लेके आना पड़ेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो है आपके मंगल पांडे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो रिंकू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये रिंकू है और ये दीपक है। तो इनकी जो कार्य क्षमता आपको दे रखी है वो दे रखी है रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है। तो दीपक एक कार्य करता है तो रिंकू है वो 2 कार्य करता है, 2 कार्य करेगा। रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है।
तो अब ये दोनों क्या करते हैं, 28 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे रिंकू 2 कार्य करता है और दीपक है वो 1 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। तो 28 दिन के अंदर टोटल कार्य कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28 × 3। अब आपको बताना क्या है, तो रिंकू अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा। रिंकू है वो 1 दिन के अंदर है वो 2 कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितना है, 28 × 10 है, तो इसमें 2 का भाग लगा दो भी, यानी 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो 2 × 2 14, 2 × 28 14, 3 42, तो 42 दिनों के अंदर है वो कंप्लीट करेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं, कितने पूर्णांक है वो अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। और ये दोनों के दोनों क्या है, शामिल है भी, 109 भी शामिल है इसमें और 121 भी शामिल है। तो डायरेक्ट अगर आप काटना चाहो तो डायरेक्ट ये इस प्रकार से कट जाएगा भी, जैसे 109 के बाद में 109 के बाद में 110 है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 111 थोड़ा सा डाउट है इसमें, ठीक है। 111 के बाद में 112 नहीं हो सकती। 113 के अंदर भी थोड़ा सा डाउट है, और 114 भी नहीं हो सकती, 115 भी नहीं हो सकती, 115 भी नहीं हो सकती, और 114 भी नहीं हो सकती, और उसके बाद में 116 भी नहीं हो सकती, और 117 है ये आपकी नहीं हो सकती। 13 निमा 117 होता है भी, ये भी नहीं हो सकता। और 117 के बाद में आ जाएगा आपका 118, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सम संख्या के अंदर 2 का भी भाग चला जाएगा। उसके बाद में 119 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 17 7 119 होते हैं भी, तो ये भी नहीं होगा। और 120 भी नहीं होगा, और 121 ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब आपके पास में डाउट के रूप में है वो कितनी संख्याएं रही है, 4 संख्याएं हैं वो आपको डाउट के रूप में रहेगी। अब इसके अंदर आपको देखना है भी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, यानी आपने क्या है यहां पे इतनी संख्याओं को आपने क्रॉस कर दिया भी, ये संख्या तो हो ही नहीं सकती। अब यहां से आपको 109 111 113 और 121 में से आपको बताना है भी कौन सी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखो भी एक संख्या आप और काट दो, ये आपका 121 है, ये 11 की स्क्वायर होता है, ये भी नहीं होगा। और यहां से अब आपको निकालना पड़ेगा 111 को बाहर। 111 में 37 का भाग जाता है भी, 37 का भाग है वो 111 के अंदर जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में 109 और 113 है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। बाकी कोई ट्रिक नहीं है भी, इसके अंदर भाग लगा के आपको देखना पड़ेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां आपको 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। तो आपको पता है भी संगत ऊंचाइयां आपको दे रखी है, 2 समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। अब इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा भी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना भी, जो क्षेत्रफल होता है ना, ये क्षेत्रफल उनकी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 11 का वर्ग है वो 121 हो जाएगा। तो ये इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो 64 और 121 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो परम मित्र ना, ये भारत के द्वारा यहाँ पे विकसित नहीं किया गया, यानी श्रृंखला के अंदर नहीं आता। परम 8600 आ गया, परम 8000 आ गया, परम ब्रह्म आ गया, परम 10,000 आ गया, ये है वो भारत ने सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला शुरू की है, लेकिन परम मित्र नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेशम से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम से है वो बॉम्बिक्स मोरी है, ये रेशम से प्राप्त किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो भी, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है। तो ये लुप्त प्राय पादप और जंतु का डेटा प्रदान करती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। तो ओपेक ज्यूरिख ये है वो मुख्यालय सुमेलित नहीं है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क के अंदर है, और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन के अंदर है, बिल्कुल सही बात है।
आगे देखो भी 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? एक होता है निम्न सदन, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। तो राज्यसभा है जो कि आपका क्या हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा, और लोकसभा है ये आपका क्या हो जाएगा, निम्न सदन हो जाएगा। अब लोकसभा के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और यहाँ पे राज्यसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और इनका जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है भी, उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ पे लोकसभा के अंदर है, लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर होता है जो कि लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है जो कि पदेन होता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और बाकी जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है भी राज्यसभा में। लोकसभा का जो एक प्रकार से जानकारी आपको मिलती है वो अनुच्छेद 80 के अंदर मिलती है, और अनुच्छेद 81 के अंदर मिलती है। लोकसभा की अनुच्छेद 81 में मिलती है, और राज्यसभा की जो जानकारी है वो आपको अनुच्छेद 80 के अंदर मिलती है, और संसद की जो जानकारी है वो आपको अनुच्छेद 79 के अंतर्गत मिलेगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो थैलोफाइटा में फ्यूनेरिया नहीं आता भी, फ्यूनेरिया है ये थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जिनके जो जड़ पत्ती और तने के अंदर अपन विभेद नहीं कर पाते, ठीक है, विभेद है वो नहीं कर पाते हैं, वो आपका थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर है वो 140 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब शीर्ष के ऊपर बना हुआ है और अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर आपको 140 डिग्री दे रखा है, और बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो भी मैंने अंतःकोण को मान लिया A और बाह्य कोण को मैंने मान लिया B। अब याद रखना अंतःकोण का अंतर आपको कितना दे रखा है, अंतःकोण और बाह्य कोण का 140 दे रखा है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना भी, इनका अंतर तो 140 इसने दे दिया, लेकिन योग होता है ना वो 180 होता है। इनका जो अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। तो यहाँ पे आपको चाहिए बाह्य कोण, बाह्य कोण चाहिए तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2a बराबर में कितना आ जाएगा 0, 2 और ये हो जाएगा 320। तो a बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, a बराबर आपके पास में आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया कितना 1, 12, 2 6 12 160। अब ये है वो आप मान रख दो इसके अंदर, इसके अंदर मान रखोगे तो ये आपके पास में a का मान इधर जाएगा, तो ये आपके पास में a का मान है, सॉरी b का मान चाहिए आपको, तो यानी आपको बाह्य कोण चाहिए तभी आप भुजाओं की संख्या ज्ञात कर पाओगे। तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। घटा करके आधा करोगे तो 40, 40 में 2 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। यानी बाह्य कोण की माप 20 है और अंतःकोण की जो माप है वो कितनी है, 320 है। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं, यहां से अगर हम बाह्य कोण की माप 20 आ गई और अंतःकोण की जो माप है वो 160 आ गई, 320 नहीं है 160 आ गई। अब आपको पता है भी भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है 20, तो 20 से भाग दे दो, 0 से 0 और ये 18 बार कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन, हिन्ना 110 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, हिन्ना है वो 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, और वह 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। तो पूरी यात्रा के दौरान है वो उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर आपकी जो दूरी है ना वो सेम है, भी पहले वो यहां से चढ़ करके और आप है वो यहाँ हिन्ना है वो पहले पॉइंट ए से चढ़ करके बी पर गई, और फिर हिन्ना बी से वापस है ए पे आई तो वो कार के द्वारा आई, यानी ए से बी पे गई तो वो ट्रेन के द्वारा गई थी, और बी से ए पर वापस आई तो वो कार के द्वारा गई। अब दूरी इसमें समान है तो आपको पता है भी फॉर्मूला था 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 × x का मान है 110,
इंटू वाई का मान है आपके पास में 50 और अपोन में यहाँ पे आपके पास में 110 और 50 कितना हो जाएगा भी 160 हो जाएगा। तो इसका भाग लगा दो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और ये आपके पास में चला जाएगा 11 5 55 यानी 550 के अंदर है वो 8 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 8 सिक्का 48 और 8 7 56 ज्यादा हो जाते हैं। 8 सिक्का 48 बच गया कितना भाई 7 70 और 8 8 64 बच गया कितना 6 और उसके बाद में लगभग है वो 68 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 68 पॉइंट कुछ में 2 ऑप्शन आपके पास में, थोड़ा सा आगे और हल कर लेते हैं ये। तो 64 बच गया कितना भी 6 60 और 8 7 56 तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 68.75 जो कि ऑप्शन ही एक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सेलेना जेमस की बहन है। सेलेना है वो जेमस की बहन है और जेमस ईडन का पिता है, मार्को जेमस की बहन का बेटा है। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है जो सेलेना की बुआ है। तो रॉबर्ट का जेमस के साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखो भी ये सेलेना है, एस से सेलेना है वो जेमस की बहन है। सेलेना है वो जे से जेमस है इसकी बहन है भी, सेलेना जेमस की बहन है और जेमस है वो ईडन का पिता है। जेमस है वो ईडन का यानी ई से ईडन हो गया और इसका क्या है भी पिता है। तो यहां से अपन देखें तो सेलेना है ना वो ईडन की बुआ हो जाएगी। सेलेना है वो ईडन की क्या हो जाएगी भी बुआ हो जाएगी। और उसके बाद में आगे इसने बोला भी मार्को जेमस की बहन का बेटा है और मार्को है वो जेमस की बहन कौन है सेलेना है। तो यहाँ पे ये मार्को हो जाएगा और ये बेटा है सेलेना का, ठीक है। और उसके बाद में ईडन के पति रॉबर्ट यानी एक प्रकार से ईडन है ना ये जेमस की बेटी हो जाएगी, फिर भी फीमेल है तो ये बेटी हो जाएगी। ईडन के पति रॉबर्ट, ईडन का पति कौन है अभी ये रॉबर्ट है अभी। ये रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है, रॉबर्ट की एक मित्र है इलेना, ये रॉबर्ट की मित्र है, रॉबर्ट की मित्र है जो सेलेना की बुआ है। और सेलेना ये रही भी जो सेलेना की बुआ है, ये बुआ है सेलेना की। तो ये भी ये जेमस की भी बुआ होगी। तो रॉबर्ट का जेमस के साथ क्या संबंध है तो रॉबर्ट ये रहा और रॉबर्ट है वो उसका जेमस के साथ में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी जेमस है वो इससे ईडन का पिता है और ये ईडन है वो बेटी है जेमस की और बेटी का एक प्रकार से पति, बेटी का पति है वो क्या लगेगा तो बेटी का पति हो जाएगा भी। आपका यहाँ पे ऑप्शन ही दे रखा है बेटी का पति, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखो ये भी आपका करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्वज सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो यहां से अपन देखें तो सबसे पहले कौन सा हुआ था तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ था भाई, 1920-21 में हुआ था। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था 1930 के अंतर्गत हुआ था, 1930 में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तो पहले आपका ए आ जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा और उसके बाद में आपका बी आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी तो वो आपका हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, पहले योजना आयोग चलता था, योजना आयोग को बंद करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी उसकी जगह। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है तो आपका हो जाएगा पंजाब। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है तो वो आपका राइट आंसर होगा मनरेगा।
क्या हो जाएगा, मनरेगा 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पल्लवी अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चली, उसके बाद 60 मीटर पूर्व की ओर चली। तो कॉलेज लाइब्रेरी से उत्तर की ओर है 70 मीटर चली है, तो उत्तर की ओर 70 मीटर चला दिया। उसके बाद में पूर्व की ओर 60 मीटर चली, तो ये लो पूर्व की ओर 60 मीटर चला दिया। उसके बाद में 45 मीटर है वो उत्तर की ओर चलती है, तो ये लो 45 मीटर उत्तर की ओर चला दिया। और उसके बाद में 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो 60 मीटर पश्चिम की ओर चलेगी, तो एकदम इसके सीध में आ जाएगी, 60 मीटर चली। उसके बाद में वह इस जगह कैंडी शॉप में कुछ कैंडी खरीदती है और फिर 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो यहां से 50 मीटर उत्तर की ओर चलेगी, ये लो 50 मीटर उत्तर की ओर चला दिया। और कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर है, तो कैंडी शॉप तो यहाँ पे है, तो यहां से 45 तो ये हो गया और 70 नीचे वाला है, तो 45 और 70 टोटल कितना हो गया 115, तो 115 दूर है। और किस दिशा के अंदर, तो किस दिशा में है, तो यहाँ पे उनकी जो लाइब्रेरी है वो ये कैंडी शॉप पर यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, तो इसका मतलब दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा आपको 115 मीटर, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है, तो वो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली 50। दिल्ली 50 ये राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संदर्भ में गलत है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर अपन बात करें तो यहां पे सभी का योग करो, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे भी, तो 11 और 4 15, यानी इसका योग 15 हो रहा है। इसी प्रकार से 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, इसका भी योग 15 हो रहा है। इसी प्रकार से इनका देखो भी 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, इसका भी योग 15 हो रहा है, तो इनका भी योग 15 होना चाहिए। 7 और 4 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे भी 13, 13 में कितने जोड़ने की 15 हो जाए, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 1 से 10 तक, 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला इसका ये होता है भी n और n प्लस में 1, n और n प्लस में 1 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो n यहाँ पे क्या है अंतिम संख्या, तो ये हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, अपॉन में आपके पास में 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर अपन इसको काटें तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 एकम 2 और 5 2 10 और 11 5 55, 11 5 55, 55 की स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 55 का स्क्वायर कर दो, भी 55 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 30 25, 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25 होता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है दो संख्याओं का योग आपको 30 दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योग है वो 6/25 दे रखा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब दोनों संख्याएं ज्ञात करो तो यहां पे आप इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, भी ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर कैसे रहेगा, फिर देखो उनका योग, यानी इनका भी योग क्या हो रहा है 30 हो रहा है, इनका भी योग 30 हो रहा है, और इनका भी योग 30 हो रहा है, और इनका भी योग 30 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपन है वो पहला ही उठाते हैं, मैंने वो संख्या 7 और 23 मान ली, लेकिन आना क्या चाहिए 6/25 आना चाहिए उनका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी 1/7 प्लस में 1/23, 1/7 प्लस में 1/23, तो यहां से अगर अपन देखें तो 25 किसी भी हालात में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 7 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम लोगे तो 25 किसी भी हालात में नहीं आ सकता। इसके अकॉर्डिंग यहां पे देखें 11 और 19 ये भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी नहीं आ सकता। और यहां से 9 और 21 का देखें तो 9 और 21 का देखें तो इसके अंदर भी एक प्रकार से एलसीएम 25 नहीं आ सकता। तो यहां पे आपके पास में ऑप्शन ही एक बचता है, ऑप्शन है वो एक बचता है, यानी 1/5 प्लस में 1/25, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 25 आ जाएगा। 5 5 25 प्लस में 1, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 6/25 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। और अब आज से आपकी जो क्लासें हैं वो एनटीपीसी की रेगुलर रहेगी, और कोशिश करेंगे भी एक दिन के अंदर है वो आपको 2 क्लास दी जाए, लेकिन एक तो आपकी रेगुलर रहेगी अब आज के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे
रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है एनटीपीसी की, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे और सारे के सारे जो टेस्ट रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 7 की पावर 6 प्लस में 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखो भी 7 की पावर 6 है, 7 की पावर 6 क्या है, एक सम है। सम है तो मैं 7 की पावर 2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सम है, और प्लस कर दूंगा 5 और 6 से विभाजित कर दूंगा। 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है, 49 में 5 जोड़ूंगा तो 54 आ जाएगा भाई, और 54 के अंदर है वो आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 निम 54, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा ये आपको बताना, 0 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, और इनका योग कर दो तो 1 9 9 9 9 और 10, ये इसका क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी दो संख्याओं के मैसेपै और लैसेपै क्रम से 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है वो 75 आता है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहां से अपन क्या कर लेते हैं, पहली संख्या ज्ञात कर लेते हैं भी, यानी इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, लेकिन पहली संख्या ज्ञात करने की आपको कंडीशन दे दी, यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें आपको पता है भी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक इनटू भागफल, प्लस में क्या होता है भी शेषफल, प्लस में शेषफल होता है। ये इसमें क्या होता है, यहां पे पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो भाज्य आपको ज्ञात करना है, शेषफल यानी शेषफल यहां पे बचा है नहीं, 0 बचा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 75, 3 इंटू 75 प्लस में 0, तो यहां से देखेंगे 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, तो इसका मतलब हो गया 225, वो पहली संख्या आ गई। अब आपको पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है भी, एचसीएफ। अब यहां से इस फॉर्मूले से आप दूसरी संख्या ज्ञात कर लो, तो पहली संख्या आपके पास में 225 है, इंटू दूसरी संख्या x मान लो, और 75 इंटू 450, x यहां पे गुणा में है तो x का मान ज्ञात करोगे तो 225 को भाग में भेज दो, तो ये हो जाएगा 15 से काट दो, 15 5 75, और 15 15 225, और ये आप 5 से कम 5 5 3 15, 3 एकम 3, और ये 150 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 150, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, तो पहली अनुसूची में बोला गया भी, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की जो सूची दी गई है वो आपका पहले ही अनुसूची के अंदर दी गई है। टोटल अनुसूचियां कितनी है, 12 है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो भी मैंने इसकी चौड़ाई मान ली x, तो 3 गुनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो चौड़ाई है वो 3x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर अपन इसका परिमाप देखें तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे 2 और लंबाई कितनी है 3x है, प्लस में चौड़ाई कितनी है x है, और बराबर रख दो कितना 240, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 और 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, और 4 को 8 के साथ में गुणा करवाएंगे, 4 को 2 के साथ में गुणा करवाएंगे तो ये 8x हो जाएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये x का मान 30 आ गया, x का मान है वो 30 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से
जो लंबाई है चौड़ाई है वो तो 30 आ गई, और चौड़ाई है वो 30 या 90 यानी 90 आ गई। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 90 × 30, तो ये हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा 2700, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है FTTP का पूरा नाम आपको बताना है। तो फाइबर टू द प्रीमाइसेस, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी फाइबर टू द प्रीमाइसेस। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, विक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। उसने 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद गुरप्रीत सिंह ने उसे 32 दिनों में पूरा कर दिया। विक्की और गुरप्रीत सिंह एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये विक्की है और ये आपका गुरप्रीत है, जी से गुरप्रीत हो गया। विक्की 40 दिन में कार्य पूरा करता है, ध्यान से समझना। विक्की 40 दिन में कार्य पूरा करता है, उसने 8 दिन तक कार्य किया, यानी विक्की ने 8 दिन तक कार्य किया। अब यहां पे अगर अपन देखें तो उसने 8 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य कितना बच गया, 40 दिन में वो कार्य को कंप्लीट करता है, 8 दिन तक उसने कार्य कंप्लीट किया था, तो बाकी कार्य कितना बच गया उसका, बाकी 32 कार्य बच गया। अब इसके अंदर है वो उसने 8 दिन तक कार्य किया, तो पीछे कार्य कितने दिन का बच गया भाई, टोटल वो कार्य है वो 40 दिन में कंप्लीट करता है, तो पीछे कार्य 32 दिन का बच गया। अब जो विक्की है वो पीछे वाला जो कार्य है वो 32 दिन में कर सकता है, लेकिन गुरप्रीत ने उससे क्या है 32 दिनों में पूरा कर दिया। तो इसका मतलब गुरप्रीत भी उस कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब गुरप्रीत और विक्की का जो कार्य क्षमता है वो समान है। तो गुरप्रीत सिंह विक्की और गुरप्रीत सिंह एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये आपको बताना है। टोटल 40 दिन के अंदर कंप्लीट होता है वो कार्य, और दोनों की कार्य क्षमता समान है। कार्य क्षमता समान है तो इसका मतलब क्या हो गया भी, वो आधे दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। भी 32 दिन में शेष कार्य को गुरप्रीत कंप्लीट कर रहा है, और शेष कार्य को विक्की भी 32 दिन में कंप्लीट करता, फिर 8 दिन में ये कंप्लीट करता है। 8 दिन के अंदर कार्य किया और उसके बाद का जो कार्य है वो 32 दिन का बच गया। तो गुरप्रीत जो विक्की है वो टोटल है वो 40 दिन में करता है। तो इसका मतलब है भी दोनों एक प्रकार से ये मान ले भी, ये भी एक कार्य करता है और ये भी एक कार्य करता है, दोनों समान कार्य करते हैं, 40 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब है भी 40 कार्य अगर टोटल मान लें तो यहां पे दोनों एक दिन के अंदर 2 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य 20 दिन के अंदर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, तो स्टाम्प शुल्क है ना, स्टाम्प शुल्क ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर है और आपका वेट है, ये आपके हो जाएंगे जीएसटी के अंतर्गत हो जाएंगे, लेकिन स्टाम्प शुल्क है ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखो भी, नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है, तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष कितने की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या है वो 8,47,000 है, तो 2 वर्षों के बाद में लुधियाना की जनसंख्या आपको बताने कितनी है। अब 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/5 हो जाएगा। अब पहले 5 थी और कितनी होगी, अब 6 होगी, वृद्धि हो रही है। अब ये प्रक्रिया 2 वर्षों तक चलती है, तो इसका मतलब इसका 25 और यहां से इसका 6 का स्क्वायर कर दो 36। तो अब इसने क्या बोला भी, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, हमारे अनुसार इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25 है, लेकिन ये बोल रहा है भी 8,47,000 है, तो 25 के बराबर है वो आप कर दो 8,47,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 25 का भाग लगा दो इसमें, तो 8,47,000 के अंदर है वो आपको भाग लगाना 25 का, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा 33,880 आ जाएगा। आपको मान किसका चाहिए 36 का, तो इंटू कर दो 36 से। तो यहां पे आपके पास में इंटू करना है 36 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 12,19,780, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिनमें 1, 2 और 3 के अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में
1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 1 रुपये आ गया, ये 50 पैसे आ गया और ये 25 पैसे का सिक्का आ गया। अब ये 1:2 और 3 ये क्या है, सिक्कों के संख्या का अनुपात है। यानी 1 रुपये का एक सिक्का है तो इसका मतलब धन कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब धन कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। बी 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तभी जाके 1 रुपये बनेगा। और ये कितना हो गया, 0.75 हो गया। हमारे अनुसार टोटल धन कितना आ गया, तो 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 2.75। हमारे अनुसार 2.75 वो टोटल धन आ गया, लेकिन वो बोल रहा है 110 रुपये है, तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 2.75। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा भाई, 0 लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा। तो यहां से अपन देखें तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 25 दाएं 250 और 11 बार कट जाएगा। और ये 25 चौका 100 बार कट जाएगा। ये 11 से 10 बार कट जाएगा, 10 चौके 40। तो यानी आपके पास में 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 1 का मान है वो 40 आ गया। 1 का मान आपके पास में 40 आ गया। आपको चाहिए क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2 है। 1 का मान 40 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 80। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां से अगर अपन देखें तो 18 और 7 को जोड़ोगे तो योग कितना होगा, और 18 और 8 को 17 और 8 को जोड़ोगे तो योग कितना होगा, दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, यानी 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 18 और 7 है वो 25। तो इसी प्रकार से 17 और 8 25 होते हैं। इसी प्रकार से 22 और 7 29 होते हैं, तो 14 और 15 भी 29 होते हैं। इसी प्रकार से 18 और 13 कितने हो जाएंगे, 18 और 13 है वो 31 होते हैं भी। और इसी प्रकार से 14 में कितना जोड़ें कि 31 हो जाए, तो 14 के अंदर है वो आप 17 जोड़ दो, 14 और 7 31 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी 2020 करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 75 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा भी निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं किया जाता। अभी पढ़ के आए अभी। तो स्पाइरोगोरा जो कि किसके अंदर आता है, ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है भी। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें अपन क्या जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं कर पाते हैं। तो वो पौधा है स्पाइरोगायरा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर देखो भी 18, 21 और 39 का आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहां पे HCF ज्ञात करना पड़ेगा। HCF ज्ञात कर लो। 18, 21 और 39 का HCF है वो आपके पास में 3 आएगा भी। अब पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी प्रत्येक पंक्ति के अंदर 3-3 पेड़ आएंगे। प्रत्येक पंक्ति के अंदर है वो 3-3 पेड़ आएंगे। ये आपके पास में पेड़ों की संख्या आ गई। प्रत्येक पंक्ति में 3 ही पेड़ आएंगे। अब यहाँ पे 3 का भाग है वो 18 पे भी जाता है, 21 पे भी जाता है और 39 के ऊपर भी जाता है। अब देखो भी 18 सेब के पेड़ हैं तो इसकी पंक्तियां कितनी बनेगी, तो 3 1 में आएगा, 3 का भाग दे दो, 6 पंक्तियां बन जाएगी, 6 पंक्ति बनेगी। ठीक है, 6 पंक्ति बन जाएगी। उसके बाद में 21 आम के पेड़ है तो 3 का भाग दोगे तो 7 पंक्तियां इसकी बन जाएगी। और 39 यहाँ पे संतरे के पेड़ हैं तो यहाँ पे 1 में 3 आएंगे तो 13 पंक्तियां हैं वो इसकी बन जाएगी। तो 6 और 7 13, 13 और 13 26। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं तो ये तमिलनाडु से भी गुजरता है भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन। 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी के से स्टिक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब 960 के अंदर है वो आप 17 का भाग लगा दो, यानी 960 टोटल लेंथ है वो छड़ी की 960 सेंटीमीटर है और उसमें 17 सेंटीमीटर लंबाई के अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो जहां तक भाग जाता है ना पूरा पूरा वहां तक दे दो आप। तो ये हो जाएगा 17 का भाग है वो 5 तक चला जाएगा।
तो इसके अंदर इस प्रकार से दे दो भी 960 और ये 17, 7 5 35, 3 7 एकम 5 एकम 5 और 3 8, ये आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा भाई 85 आ जाएगा। तो 85 को आप है वो यहाँ पे रख दो 85, तो ये बचेगा कितना 5 और 6 11 और 110 आ गया, 5 बार चला गया। उसके बाद में 6 बार चला जाए, 6 7 42, 4 और 6 कम 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 यानी 102। तो ये आपके पास में कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। अब भाग जहां तक पूरा जाता है ना वहां तक देना आपको 56 यानी अधिकतम 56 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 3 संख्याएं दे रखी है आपको 11, 16 और 23 के अनुपात में है। यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो भी 3 संख्याएं हैं 11, 16 और 23 के अनुपात में, तो मैं वो मान लेता हूं भी 11x और प्लस में 16x और प्लस में 23x, यानी वो आपके पास में क्या है भी ये संख्याएं हैं और उनका योग है वो 150, तो 150 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10 और 2 3 और 1 4 और 1 5, यानी 50x बराबर में कितना आ जाएगा 150। तो x बराबर में आपके पास में 0 से 0 कट गया, 5 का 5 और 5 दिया 15, यानी x का मान 3 आ गया। भी अधिकतम संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है 23 है, 23 के साथ में 3 से गुणा करोगे तो 69 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो उधम सिंह ने यहां पे डायर की हत्या की थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। प्रसिद्ध पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड के लेखक है वो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 2 धनात्मक संख्याओं का लैसेप है और मैसेप 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर आपको 1 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब यहां से आप ऑप्शन के हिसाब से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर देखो भी दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। इसका भी अंतर 1 है, इसका 2 है तो ये कैंसिल कर दो, इसका 2 है ये भी कैंसिल कर दो, इसका 1 है ये पड़ा रहने दो। अब भी पहली संख्या देखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF, यानी कहने का मतलब ये है भी आपको एलसीएम और HCF का गुणनफल 72 दे रखा है और वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। भी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 9 होगी, तो इसका गुणनफल कितना होगा 72 होगा और इनके बराबर क्या होगा उनका एलसीएम का और HCF का गुणा बराबर होगा। तो यहाँ पे 72 बराबर 72 आ रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखोगे तो 8 7 56, यानी इनका जो गुणनफल है वो 56 आ रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थलरुद्ध देश है? तो वो आपका प्रागवे हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो आपको भाजक ज्ञात करना है। देखो भी कोई संख्या है आपको पता नहीं है क्या है, लेकिन 15,000 आपको पता ये है भी भाज्य एक फॉर्मूला ये होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस में क्या होता है भी प्लस में आपका होता है शेषफल। ये एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से आप इसको क्या है सरल तरीके से कर पाओगे। भाज्य आपको कितना दे रखा है 15,971 दे रखा है, भाजक आपको पता नहीं x है और शेषफल कितना बच गया भागफल कितना आ गया 55 और शेषफल बच गया 21। अब ये 21 प्लस में बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 से 1 0 और 7 में से 2 गया 5, ये आ जाएगा आपके पास 15,950 बराबर कितना हो जाएगा 55x। आपको x का मान चाहिए तो 55 को भाग में भेज दो, तो यहाँ पे 15,950 के अंदर भाग देना 55 का, तो ये आ जाएगा 290। तो x का मान कितना आ जाएगा 290 और x है क्या तो वो भाजक है, तो भाजक ज्ञात करना, तो आपका राइट आंसर होगा 290। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के
सबसे छोटे कोण की माप आपको ज्ञात करनी है। ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है भी इस प्रकार से, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं भी। ये आमने सामने के जो कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक कोण ये है और एक कोण ये है, आमने सामने के बराबर हो गए तो सबसे यानी ये मान लो भी छोटा है तो ये बड़ा हो गया, यही है। अब इसने बोला भी सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 39 कम है, तो सबसे छोटा कोण है वो मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। तो उसके 2 गुने से 2x हो गया, 2 गुने से 2x से 39 कम है। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं भी एक प्रकार से ये भी देखना भी जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण है वो आमने सामने का कोण है वो बराबर होता है, और यहां से इनका जो मान होता है यानी इनका जो मान होता है दो समांतर रेखाओं के बीच में जो बना कोण है वो कितने डिग्री का होगा, वो दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री का होगा। तो यहां से अपन सबसे छोटा कोण मैंने माना था x, और उसने बोला भी सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 39 कम है। सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और उससे 39 कम है तो ये हो जाएगा माइनस का 39, और बीच में करो भाई प्लस, और योग कितना है दोनों कोणों का 180 होता है तो 180 रख दो। ये 39 है वो यहाँ पे तो भाग में है, सॉरी माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x और x 3x बराबर में ये प्लस का हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 219। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 3 एकम 3 3 7 21 3 3 9 तो 73 आ जाएगा। तो x आपने माना क्या था, सबसे छोटा कोण की माप मानी थी, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी 40 यात्रियों का औसत वजन ज्ञात करना है। 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर और वेट इन केजी, तो 4 पैसेंजर जिनका 90 है और 15 है उनका 60 है, तो यहाँ पे 4 का 90 आ गया और 15 का 60 आ गया और 6 का 75 आ गया, 8 का 78 आ गया, सॉरी 5 का 75 आ गया, 6 का 75 आ गया, 5 का 78 आ गया, 3 का 72 आ गया, 7 का 45 आ गया। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब मैंने पहले से गुणा कर लिया इसमें, यानी आपको क्या करना है भी ये पैसेंजर की संख्या दे रखी है और ये उनका वेट इन केजी में, यानी 4 ऐसे विद्यार्थी हैं, 4 ऐसे पैसेंजर है जिनका क्या है 90 किलो वेट है, 90 किलो वजन है, चारों का 90 है। इसी प्रकार से 15 का 60 है। इसी प्रकार से 6 पैसेंजर ऐसे जिनका 75 केजी है। तो इसी प्रकार से इनका गुणा कर लोगे 90 का 4 के साथ में, 15 का 60 के साथ में, तो ये आपका कुल योग आ जाएगा। तो अब राशियों का योग कर लो, तो सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 2631 आ जाएगा। सभी को जोड़ो 2631, पैसेंजर है कितने कुल 40 है, तो 40 का भाग दे दो, तो ये आपके पास में 65.775 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी भोजन और कपड़ों पर हुए व्यय और मशीन और दवा पर हुए व्यय का अनुपात कितना है। तो फूड भोजन कहाँ पे अभी ये रहा 3.5, और उसके बाद में कपड़े क्लॉथ कहाँ पे है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मशीन कहाँ पे ये रहा 2, और दवा मेडिसिन 2 और 2 4, तो ये आ जाएगा 6:4, जिसे अपन लिख सकते हैं 3:2 के रूप में सरल कर सकते हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी वर्ष 2012-13 के अंदर, वर्ष 2012-13 के तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी में कितने प्रतिशत लाभ की वृद्धि हुई है। तो 2012-13 में ये रहा भी 300 था, और 13-14 के अंदर है वो 380 हो गया, तो 80 की वृद्धि होगी, कितने के ऊपर हुई है 300 के अंदर इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 80 के अंदर है वो 3 से भाग दोगे तो ये हो जाए 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 आ गया, और बच गया कितना 2 20, 3 6 18, और 2 20 3 6 18, यानी 26.6% के करीबन चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी वर्ष 2014 से 2016 की अवधि के दौरान x के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान y के औसत उत्पादन की अनुपात आपको बताना है। तो पहले x का देख लो भी, हरे रंग वाला x का है, तो 2014 से
यानी यहाँ से 2014 से और 2016 तक यहाँ तक, तो 40, 50 और 35 टोटल कितना हो गया ये 5 और 5 से 3 8 और 8 और 4 12 यानी 125। और इसका औसत देखोगे 3 से भाग लगाओगे तो ये आपके पास में 3 से भाग लगाओ तो ये इसका औसत आ गया। उसके बाद में 2016 में y का औसत देख लो भी, 2016 14 से 16 तक y है वो लाल रंग का है, तो ये 45 और 55, तो टोटल कितना हो जाए 5 और 5 10 1 4 4 8 8 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 13 और 13 और 1 14 यानी 140, तो ये आ जाएगा 140 और इसका औसत कितना हो जाएगा 3। 3 से 3 कट गया। अब 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, बस ये कितना 2 25 5 5 25 और ये हो जाएगा आपके पास 5 से काटोगे तो 5 5 2 10 5 2 10, बस ये कितना भी 4 5 8 40, तो ये आ जाए 25:28 आ जाएगा भाई 25:28 थोड़ा सा गलती कर दिया। अब इसके अंदर जोड़ने में थोड़ा सा गलती किया है, 45 और 45 90 और 90 के अंदर 55 जोड़ोगे तो आपके पास में 145 आएगा भाई। ये कितना आएगा 145 आएगा, 145 आएगा तो ये हो जाएगा 5 2 10 बचिया 4 5 9 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 29, तो 25:29 आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो इसको ये लिख रहा है और यहाँ पे इसको ये लिख रहा है, तो बताना है इसको क्या लिखेगा। तो ये देखो भी एफ को 3 बढ़ा दिया और आर में भी 3 बढ़ा दिया, ई में भी 3 बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक में 3 3 बढ़ा रहा है। तो एम ओ आर ई के अंदर 3 3 बढ़ाएगा तो 16 और 13 और 3 16, 16 पे पी, 15 और 3 18, 18 पे आर, और उसके बाद में आर आता है 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21 यू, और ई आता है 5 पे, 5 और 3 8, 8 पे आ जाएगा एच, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 8 और 128 है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो 128 कैसे आया, 16 में 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा भाई 16 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो 128 आ गया, 14 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 126 आ जाएगा, 16 और 5 16 5 80, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है सीरीज के अंदर क्या आएगा। यहाँ पे तो 7 में 1 जोड़ दिया, फिर आपने 4 जोड़ दिया, 7 और 4 11, फिर आपने 9 जोड़ दिया और फिर आपने 25 फिर आपने 16 जोड़ दिया, फिर आपने 16 फिर आप 25 जोड़ोगे, यानी पहले 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर जोड़ोगे, 4 5 11 3 2 5 और 61 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बताना है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखो भी यहाँ पे एक ए है, इसके बाहर एक सर्कल है, इसका दुगुना स्क्वायर कर दिया। बी है, इसके बाहर 2 सर्कल है, तो इसका दुगुना करोगे तो बी का 4, बी की पावर 4, और सी के बाहर है वो 3 सर्कल है, तो इसका दुगुना करोगे 6, तो सी की पावर 6 कर दोगे। इसी प्रकार से 2 के बाहर है वो 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल है तो 2 का दुगुना करोगे 4, 4 पावर आ गई। और प्लस में यहाँ पे 1 के बाहर है वो कितने भी सर्कल हो कोई दिक्कत नहीं, एक ही रहेगा। और 4 के बाहर 3 सर्कल है, 4 के बाहर है वो 3 सर्कल है, तो इसका मतलब 4 की पावर 6 कर दो। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे 16, प्लस में 1 प्लस में 4 की पावर 6 कितने हो जाएंगे, तो 4 की पावर 6 है वो 4 प्लस में 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये आ जाएगा आपके पास में 256 नहीं 6 है ना, तो 4 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 40 96, तो 4 की पावर 6 40 96 आ जाएगा भाई 40 96। अब जोड़ो लो, इसको जोड़ोगे तो 16 और 1 17, डायरेक्ट इसमें 17 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 13, और 9 और 10 रहे 11, 4113 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा भाई 4113, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है, इसमें बताना ये है भी जो क्रमशः स्प्राइट और फेंटा कितने यहाँ से है, कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं। अब पेप्सी किस में आती है भी, स्प्राइट सी वाला जो डायग्राम है ना इसमें स्प्राइट आती है, तो ये सी वाला है,
और पेप्सी किस में आती है, तो पेप्सी है वो ए वाले में आती है, पेप्सी ए वाले में नहीं आती। बी उन लोगों को दर्शाता है जो पेप्सी, तो बी है वो पेप्सी वाले में आता है, बी ये पेप्सी वाला आता है। तो इसमें बताना कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं परंतु फेंटा नहीं पीते। फेंटा का मतलब हो गया भी फेंटा यानी डी में नहीं आना चाहिए, डी के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये वाला डायग्राम है इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ओनली फॉर ए की आ जाएगा इसमें, ओनली फॉर एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसी संख्या है जो बी और सी दोनों के अंदर कॉमन है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, आप है ना वो अपनी माँ मेरी है, अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, कौन, आप, ठीक है। आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति है, आपके मामा यानी कहने का मतलब है वी क्रिस्टोफर ये इसके तो मेरी के तो भाई हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे भी, मामा हो जाएंगे। और ये मर्सिया के क्या भी पति है, तो इसका मतलब मर्सिया है वो आपकी मामी होगी, ठीक है। और सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है, सोफी है वो मर्सिया की इकलौती बहन है, ये इसकी इकलौती बहन है मर्सिया की, तो इसका मतलब ये हो गया भी क्रिस्टोफर की साली, ये क्रिस्टोफर की साली होगी। और जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है, जोनाथन है ना, ये सोफी कहां पे अभी, सोफी मर्सिया की बहन की, सोफी मर्सिया की बहन की इकलौती बहन है, सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है, तो ये सोफी है भी, ये क्या है, सोफी है, ये सोफी है। और जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है, तो सोफी की बहन कौन हो जाएगी, तो सोफी की बहन है वो मर्सिया हो जाएगी, क्योंकि मर्सिया की इकलौती बहन सोफी है, तो इसका मतलब ये हो गया भी जो यहाँ पे जो जोनाथन है ये इस मर्सिया का बेटा है भी, जोनाथन, ठीक है। जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है। उसके बाद में आपकी माँ का जोनाथन के साथ में क्या संबंध है, तो आपकी माँ ये मेरी है और ये एक प्रकार से भाई का बेटा हो गया भी, यानी इस क्रिस्टोफर का बेटा हो गया, और क्रिस्टोफर है वो मेरी के क्या लगता है, भाई लगता है, तो ये एक प्रकार से पिता की बहन हो जाएगी भी, पिता की बहन, यानी आपकी माँ जोनाथन की क्या लगेगी, अच्छा आपकी माँ है वो जोनाथन की, यानी मेरी जोनाथन के क्या लगेगी भी, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं बुआ लगेगी, और वैसे अपन पिता की बहन बता सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं, बुआ है वो पिता की बहन ही होती है भी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी पालन नहीं करता, वो आपको बताना है भी कौन सा कथन पालन नहीं करता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भी यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है भी सभी आलू लहसन है, सभी आलू, ए से आलू हो गया, सारे के सारे आलू है वो एल से लहसन के अंतर्गत आ गया, और कुछ लहसन है वो सेब है, तो कुछ लहसन एस से सेब बन गया, और कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ जो आपके आलू है वो सेब नहीं है, तो एक प्रकार से कुछ आलू सेब है भी, कुछ आलू सेब नहीं है तो कुछ आलू सेब है, तो इसका इस प्रकार से भी बन सकता है भी, ये आपका आलू का आ गया, ये आपका लहसन का आ गया, और ये आपका है वो किसका आ गया भी, सेब का आ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ सेब लहसन है, तो कुछ आपके जो सेब है वो लहसन वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सभी लहसन या तो सेब है या फिर आलू है, सभी लहसन, सारे के सारे जो लहसन है न तो सेब में आ रहे हैं और न ही आलू के अंदर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद में कुछ सेब आलू नहीं है किंतु वे लहसन है, कुछ जो आपके सेब हैं वो आलू नहीं है, कुछ सेब आलू नहीं है, तो ये वाले जो सेब है ना वो आलू नहीं है, और ये ओनली फॉर क्या है, सेब के अंतर्गत लहसन के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने डायरेक्ट किया ना वो आपका लहसन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद में कुछ लहसन न तो सेब है और न ही आलू है, तो कुछ लहसन न तो सेब है न ही आलू है, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी वो कुछ लहसन न तो सेब है न ही आलू है, तो ये जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये आपका क्या है, लहसन है, जो न तो सेब है और न ही क्या है, आलू है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल होता है, और उसके दाईं और 8वां, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, 20 पे क्या आता है, टी। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत का आपको पता करना है भी कौन सा असंगत है। तो अब इसके अंदर देखो भी, ये देखो 7 है ना, 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 49, तो आगे 49 लिख दिया। 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64, तो ये आगे 64 लिख दिया भी। और 4 की स्क्वायर क्या होती है, 16 होती है, तो ये आगे 16 लिख दिया। इसी प्रकार से 4 की स्क्वायर 16 होती है, लेकिन इसने 63 लिखा है, तो ये क्या है, इसमें असंगत है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे बताना है भी 3, 6 और 12, 3, 6 और 12, बीच में 15 लिख रहा है ये। अगर यहाँ से सभी को जोड़ें तो कितना आएगा भाई, सभी को जोड़ें तो 12 और 3 15, 15 और 6 21 आ गए, 15 और 6 21 आ गए। और उसके बाद में अब इसके अंदर देखो भी नीचे वाली जो संख्याएं है ना वो आप जोड़ दो, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18, और ऊपर वाली संख्या घटा दो तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। 18 और 3 21, 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। और 13 और 12 कितने हो जाएंगे, 25, 25 में से 5 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी कुट भाषा में, अब इसको ये लिख रहा है तो कहने का मतलब यहां से देखो, डी में से 1 घटा दिया, सी आ गया, ए में से 1 घटा दिया, वाई आ गया, ए में से 2 घटाओ भी, 2 घटा दो, पहले -1 किया, फिर -2 किया, और फिर -3 कर दिया, और फिर -4 कर दिया, और फिर -5 कर दिया भी। इस प्रकार से कर रहा है ये। तो यहाँ से -1 करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा क्यू, -2 करोगे 15 में से 2 गया तो 13, 13 पे आएगा एम, और -3 करोगे तो ये आ जाएगा 16, 16 पे आ जाएगा पी, और यहाँ पे -1 2 3 -5 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 2 3 4। अब -4 करोगे, 5 में से 4 गया तो 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में ए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी ये क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था, और ये आपको बता दूं 60 नंबर क्लास का क्वेश्चन है ये, 60, ठीक है। और ये पेपर कौन सा है, 8/4/2021 का जो पेपर हमने किया था 60 नंबर क्लास के अंदर, उसका क्वेश्चन है ये। मैंने आपको छोड़ा था, आपके लिए भी आप बता दीजिएगा, मेरे को उस समय है वो दिमाग चल नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया, भी जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो भी इस क्वेश्चन में प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 4, ये ऊपर वाले 6 और 4 है, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करवाओगे, 6 चौका 24 हो गया, और नीचे वाले को फिर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, अब 24/12 आ गया। तो यहां से ये बनेगा, काट दो, अब सरल करोगे तो ये हो जाएगा 12 कम 12 और 12 2 24, तो ये 2/1 आ रहा है ना। उसके बाद में इसको सरल करो तो ये हो जाएगा, गुणा करवाओ, 8 6 48 इसको और इन दोनों को, तो 8 6 48 अपॉन में 8 का 8 के साथ में 64। अब यहां से इसको आप काटो तो ये आपका 16 से कर जाएगा, 16 तिया 48 और 16 चौका 64, तो 3/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 5 45 और 12 5 60। अब इनका आपस में यहाँ पे सरल कर दो तो ये 5 से सरल हो जाएगा भाई, 5 से 15 से सरल हो जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो 3/4 आ जाएगा। तो 3 ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे याद रखना भी ये 60 नंबर क्लास का क्वेश्चन था, जो कि मैंने 100 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, तो किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 8/4/2021 100 नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भी। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी।
रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 पेपर है वो मिलेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप है वो अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 135 टेस्ट है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।